मुझे नफीस साहब, आपने कोई हालिया तौर पर एक प्रेस रिलीज दी थी जिसमें आपने कोई रिपोर्ट रिलीज किया कच्छ को लेकर। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिपोर्ट बनाने की आपको जरूरत क्यों पेश आई, जरा समझाएंगे? आपको उस रिपोर्ट में देखने को मिला होगा जी कि जनवरी महीने में जी कच्छ के दो अलग अलग तालुकाओं के दो गांवों में, ठीक है, राम मंदिर के चंदा यात्रा के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। ठीक, एक गांधीधाम तालुका और एक मुंद्रा तालुका। ठीक। इसमें एक ही खास बात कि एक ही दिन दो जगह हिंसा होती है और खास तौर पर ऐसे इलाकों में वो चंदा यात्रा ले जाने की कोशिश की जाती है जो इलाके मुस्लिम बहुल हैं। उन जगहों पर यात्रा रोकने की कोशिश की जाती है। जहां पर मस्जिद है वहां पर तेज तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं। कुल मिला के एक ऐसा उकसाने का माहौल बनाया जाता है कि जिससे लोग कुछ न कुछ प्रतिक्रिया दें और उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उनको और तरीकों से दबाने की कोशिश की जाए। नहीं, तो ये जो हिंसा हुई या उसमें क्या उसका आंकड़ा था, ये कुछ मोटे तौर पर बता पाएंगे आप? इस हिंसा में दोनों जगह अलग अलग ढंग से किया गया। किडाना में बड़ी तादाद में घरों को जलाने की कोशिश की गई। 3 घर के सामान भी तोड़ा गया, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिस की भी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। वहां पर एक सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक लीडर वहां पे उनकी गाड़ी को तोड़ा गया। वहां पर पुलिस को टीयर गैस छोड़नी पड़ी। वहीं जो दूसरा जगह पर जो मुंद्रा तालुका में हुआ, वहां पर इतनी नौबत तो नहीं आई, लेकिन वहां पर मजार की मस्जिद के पास खड़े होकर 1.5 घंटे जितना तेज आवाज में डीजे बजाया गया। तो एक ही दिन और एक ही वक्त में हुआ ये दोनों प्रोग्राम? लगभग एक ही वक्त 4 से 6 के बीच में ये दोनों हुए। अच्छा, ये आपने रिपोर्ट तैयार की, तो रिपोर्ट तैयार करने वाले कौन लोग थे जिन्होंने आपका साथ दिया इस रिपोर्ट को मुकम्मल करने में? ये माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के तत्वाधान में हम लोग फैक्ट फाइंडिंग करने गए थे। मैं खुद उसमें था, उस्मान गनी शेरसिया, मोहम्मद लाखा और इब्राहिम भाई तुर्क, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम सब लोग मिलकर इस रिपोर्ट की, इस घटना की एक तथ्य अन्वेषी रिपोर्ट की, इसके पीछे के कारण क्या हैं वो जानने की कोशिश कर रही है। जैसे आपने बताया कि जो शेरसिया साहब हैं और दूसरे लोग हैं, तो क्या ये मुकामी कच्छ के लोग हैं कि और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में को रिप्रेजेंट करते हैं? उस्मान भाई सौराष्ट्र के एक जिला है मोरबी, वहां से ताल्लुक रखते हैं। बाकी दोनों लोग कच्छ के रहने वाले हैं। बहुत खूब। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आपने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में एक जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे तथ्य क्या थे और क्या वजह थी कि जिसकी वजह से ये तो दंगा भड़का, तो इसमें आपकी क्या नतीजे पहुंचे, कुछ इस पर रोशनी डालिएगा। इसमें जो सबसे खास बात जो हमको लोगों से बात करने के बाद महसूस हुई कि ये एक सुनियोजित साजिश थी। ठीक है, बिल्कुल पहले से प्री प्लान किया गया था, क्योंकि बाहर के लोग इतनी बड़ी तादाद में एक जगह पर एक ही 15-20 मिनट में आ जाएं, ये कोई बिना पूर्व तैयारी के नहीं हो सकता। दूसरा कि इसमें उनकी एक कोशिश थी कि किस तरह से मुसलमानों को डराया जाए। डराने के पीछे 2 कारण थे। एक कारण तो बड़ा ये लोगों से बातचीत में आया कि अभी हाल में ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो किस तरह से चुनाव को सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकृत किया जाए और उसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जाए। साथ ही वहां पर जो प्राइम प्रॉपर्टीज हैं, जो उन प्रॉपर्टीज को कैसे कब्जे में किया जाए, क्योंकि जब एक बार ये लोग डर कर यहाँ से छोड़कर कहीं और जाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज को खरीदना और उसको कब्जाना वो औने पौने दाम में किया जा सकता है। अभी आपने जैसे ग्लव्स यूज किया प्राइम प्रॉपर्टीज, तो प्राइम प्रॉपर्टीज को जरा वजाहत करके इसके क्या माने होते हैं और उसी की एक वजह रही है, आप समझते हैं कि जब आपका एनालिसिस आया है कि दंगा इसी की वजह से भड़का, तो प्राइम प्रॉपर्टीज क्या है, इसको जरा बताइए। प्राइम प्रॉपर्टीज में जो सड़क के किनारे के जो छोटे छोटे जो गांव जो हाईवेज पर आ गए हैं, वहां पर खेती की जमीनें हैं, वहां पर उनके मकान हैं रोड के किनारे, ये प्राइम प्रॉपर्टीज को हम आंकते हैं। और जब ये लोग डर कर किसी दूसरी जगह पर रहने के लिए अपना घर बार छोड़कर जाएंगे, तो जाहिर से तौर पर उनको अपना घर बेचना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जगह कहीं बसने के लिए कुछ तो इंतजाम करेंगे, तो वो खेती की जमीन भी बेचेंगे। फिर बेचेंगे कैसे? क्योंकि जरूरतमंद की तो जमीन बहुत सस्ते दामों में जाएगी, मकान सस्ते दामों में जाएगा। तो ये एक पूरा नेक्सस है जिसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस भी शामिल है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात।
तो ये कहने को इकोनॉमिक रीजन तो शामिल है। तो आप ऐसे एक और आपने किसी और प्रेस मीटिंग में बताया था कि ऐसे गुजरात में और भी ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं कच्छ के अलावा कि जहां भी ऐसे ही मामला हैं, जहां पे भी प्राइम प्रॉपर्टीज का मामला, तो और ऐसे कौन से इलाके गुजरात में हैं, ये समझना चाहता हूं आपसे। इसमें जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि पहले लोगों को जान से मारने के लिए बड़े पैमाने पर दंगे हुआ करते थे, अभी इसका थोड़ा सा इकोनॉमिक मीन्स बढ़ गया है। अब लोगों को तो डराया ही जाए, और जरूरत पड़े तो उस दंगे में जाने भी जाती हैं, लेकिन उसका एक बड़ा मकसद उनकी प्रॉपर्टीज को हथियाना भी रहा है। जैसे कि अभी वडोदरा में अगर आप देखें तो एक सोसाइटी का रास्ता ही बंद कर दिया है क्योंकि ये मुस्लिम इलाके में जाता है। तो उसको लेके रिवर फ्रंट के विस्थापितों को वहां पर जहां पर मकान मिले वहां पर लोगों ने ये कहकर विरोध किया कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। वहां के एमएलए ने लिख के सीएम को दिया कि यहाँ मुसलमान रहते हैं, इसलिए इनका कैंसिलेशन किया जाए। मतलब इस संविधान जिस देश में लागू हो, लोकतंत्र है, यहाँ पर सबको एक समान हिस्सेदारी की बात है, वहां पर सत्ताधारी दल का एक एमएलए बाकायदा मुख्यमंत्री को लेटर लिखता है, एक सांसद भी लेटर लिखता है यहाँ पर कि आप इन लोगों को यहाँ से इनका आवंटन रद्द कर दें। तो भाई आप ये कहना चाहते हैं कि दूसरा सेंसिटिव पॉइंट बड़ौदा में कुछ उबल रहा है लेकिन अभी तक वाजे होकर सामने नहीं आई है, ये समझिए तो इसका माने ठीक रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही गंभीरता पूर्वक लोग साजिश कर रहे होंगे उसमें, क्योंकि जिस तरह से एमएलए की चिट्ठी लिखना, सोसाइटी का रास्ता बंद कर देना, ये सब दिखाता है कि वहां पर किस तरह का माहौल वहां पनप रहा है। अच्छा, आपने जो रिपोर्ट तो तैयार की, काफी अच्छी तरह से उसमें आपने एनालिसिस किया, पेश किया, लेकिन इस पर अमल हो और इस पर तादीबी कुछ कार्रवाई हो, उसके लिए अब आगे आप क्या करेंगे? हम लोग इस रिपोर्ट के साथ इसको एक एडवोकेसी कहते हैं, तो मानवाधिकार के जो आयोग हैं उनके साथ इस पर बात करेंगे, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ बात करेंगे कि किस तरह से इन चीजों को आगे होने से रोका जाए। ठीक, वो बहुत जरूरी है। ये जो हो गया वो शायद वापस न लौटे, लेकिन आगे भविष्य में ना हो, धर्म के नाम पर ना हो, क्योंकि जिस तरह से दो धर्मों के बीच में खाई बढ़ाने का काम हो रहा है, इससे मोटे तौर पर तो पूरा हमारा देश कमजोर हो रहा है। यानी इस तरह से आप ये गवर्नमेंट के जो आला अधिकारी हैं उनको ये रिपोर्ट रखकर आपके जो मशवरे हैं उसमें जो आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपने जो आपके जो रिकमेंडेशंस हैं वो रखे, तो उसमें ये बातें उसमें क्या क्या रखी हैं उसको जरा हाईलाइट करेंगे? इसमें जो खास बात है कि जब भी इस तरह की कोई यात्रा की परमिशन लेने के लिए लोग आए तो उसमें ये शर्त रखी जाए कि धार्मिक स्थलों के पास से आपको नहीं निकलना है, और अगर इतना जरूरी है कि वो एक ही रास्ता है निकलने का और वहां पर धार्मिक स्थल आते हैं तो वहां पर दोनों धर्मों के लोगों को बैठाया जाए, उनके साथ बात की जाए ताकि आपस में सौहार्द बना रहे और आपका यात्रा भी निकले। इसमें हमने ये कहा है कि औरतों की भी संख्या 50% रखी है, क्योंकि जब जिस तरह के अश्लील बातों की शिकायतें हमको कच्छ में सुनने को मिली, तो जब औरतें आपके साथ होंगी तो शायद इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं जो कभी उनको थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। और इसमें एक खास बात कि दंगों से जो विस्थापित होते हैं लोग, उनके लिए सरकार कोई पॉलिसी बनाए, वो बहुत एक अहम चीज है। कोई भी विस्थापित होता है क्योंकि उसका एक पूरा कल्चर छोड़ के वो कहीं दूसरी जगह जाता है, तो उसको किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा, उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उसको लेकर सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। ये हमने इसमें मुख्यतः एक आखिरी सवाल ये था कि आपने रिपोर्ट बनाई तो इसमें तो ज्यादातर अकलियत के लोग थे, तो आपने उनकी मुनासिब नहीं समझा कि कोई उस तरफ का भी कोई शख्स होता तो एक बैलेंस रिव्यू आता? देखिए, इसमें अकलियत के लोग हैं कि नहीं, ये सारे लोग मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जी। हम सब लोग सिर्फ कच्छ में दंगा हुआ तब नहीं, हम कहीं भी दंगा होगा, कहीं भी मानवाधिकार का हनन होता है तो हम लोग वहां पर जाते हैं और एक बिल्कुल एक मानव की दृष्टि से, मानवाधिकारों की दृष्टि से हमने इन चीजों को देखने की कोशिश की है। इसमें कोई भी धर्म के बायस होने का हमने अपने पूरी तरफ से इसका ख्याल रखा है, और आगे भी कहीं भी मानवाधिकार के उत्पीड़न की शिकायतें आई हैं और आएंगी भविष्य में अगर, तो हम यही लोग और भी जो लोग हैं हमारी टीम के, वो लोग वहां जाके इस तरह के काम करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, मुख्तसर से आपकी जो इदारा है उसका तारुफ उसके नाम के साथ बता दें और आप उसके सरबराह किस तरीके से हैं उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी दे देते हैं। माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी गुजरात में माइनॉरिटीज के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो देश के दूसरे राज्यों में मिल रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस दूसरे राज्यों में हैं, उनके लिए एक संवैधानिक लड़ाई लड़ने का एक संगठन है।
ये संगठन गुजरात के सभी जिलों में है। हम लोग गुजरात में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, स्टेट के बजट में स्पेसिफिक एलोकेशन, गुजरात में माइनॉरिटी कमीशन, इन डिमांड्स को लेके हम लोग लगातार 10 डिमांड्स को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और मानवाधिकार उसका एक अहम हिस्सा है। तो मैं उस कमेटी का कन्वीनर हूँ और पूरे गुजरात के सभी 33 जिलों में हम लोग। ये कौन से साल में कायम हुई थी कमेटी? 2016 में इसका गठन हुआ था। 2017 से अल्पसंख्यक अधिकार अभियान नाम से हम लोगों ने पूरे गुजरात में लोगों को जागरूक करना और सरकार के साथ बातचीत करने का सिलसिला शुरू किया। बहुत शुक्रिया।